सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों ये 41 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और ये बुक से जो है 3rd नंबर का है। दोस्तों इससे पहले 40 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, क्योंकि मैं इसका पहले PDF टेलीग्राम पे दे देता हूं ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करें, इसके बाद मैं सोल्यूशन कराता हूं। तो अगर टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आप ज़रूर सॉल्व किए होंगे। चलिए दोस्त, अब देर न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अपभ्रंश के कई भेद हैं। जैसे शौरसेनी है, तो शौरसेनी से क्या हुआ था, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती बना था। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी बना था, और मागधी से जो है बिहारी, उड़िया और बंगला, असमिया बना था। तो कौन इसका आंसर क्या हो जाएगा, मागधी हो जाएगा। दोस्तों खस से क्या बना था, पहाड़ी, और बराचर से पंजाबी बना था, और महाराष्ट्री से मराठा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमा किस देश को स्पर्श करती है। तो दोस्तों ये नेपाल है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे चीन से कौन कौन स्टेट स्पर्श करता है, ये सब आप याद रखिएगा, काहे कि कभी काल आ जाता है इससे क्वेश्चन। तो चीन से जो है जैसे 5 स्टेट करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। दोस्तों अब लद्दाख जो है अभी यूटी बना हुआ है, 4 स्टेट और 1 यूटी है। और दोस्तों सबसे अधिक सीमा जो है वेस्ट बांग्लादेश से करता है, और उससे कौन कौन सीमा स्पर्श करता है स्टेट, तो वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है। तो दोस्तों 7 सिस्टर का 4 है और इसमें 1 वेस्ट बंगाल है। तो 7 सिस्टर का 4 कौन है, मेघालय है, मिजोरम, त्रिपुरा और असम है, और 1 वेस्ट बंगाल है। दोस्तों पाकिस्तान के साथ एक जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख भी सटता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के साथ वही उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये सारा जो स्टेट है ये नेपाल के साथ। दोस्तों म्यांमार के साथ कौन कौन स्पर्श करता है, तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर ध्यान में आता होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, पराग्वे की राजधानी मिलाना है इसमें राजधानी। तो पराग्वे की राजधानी असनसियान है। कहाँ है, असनसियान। हंगरी की राजधानी जो है बुदापेस्ट है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ग्रीन की राजधानी नूक है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध जयलक्ष्मी कप से है। तो दोस्तों पिछले बार आया था, अभी भी आया है, तो आपको याद ही हो गया होगा, टेबल टेनिस। इसका जन्मदाता जो है कौन है, तो इसका जन्मदाता इंग्लैंड है। अगला है, द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रिमेंसिंग द बॉयज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये रंजीत राय और अरित्रा बनर्जी है। कौन है, रंजीत राय, अरित्रा बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। तो दोस्तों इसका आंसर जो है 1813 है, लेकिन हम इस सारा चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल से और बहुत ही इम्पोर्टेंस बताएंगे। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। दोस्तों इसके माध्यम से जो है ब्रिटिश संसद भारतीय मामलों में पहली बार हस्तक्षेप करता है इस एक्ट के तहत। दोस्तों इसी एक्ट के तहत जो है बंगाल का गवर्नर, और अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। और दोस्तों और बंगाल का गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद की गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य होता था। अगर अध्यक्ष को ले लिया जाए तो 5 सदस्य था। तो दोस्तों आपको कोई भी बुक में ये 4 सदस्य का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन हम बताते हैं, आप याद रखिएगा। इसमें कौन कौन था 4 सदस्य में, जो एक फ्रांसिस था। कौन, फ्रांसिस, इसका नाम था फ्रांसिस, देश नहीं है, फ्रांसिस। दूसरा था मानसन। दूसरा कौन था, मानसन। तीसरा कौन था, तो तीसरा क्लेवेरिंग था। क्लेवेरिंग। और चौथा कौन था, तो चौथा था वारवेल। तो इसको याद रखिएगा, ये 4 सदस्य है। जो कौन था, ये कार्यकारी परिषद था, और यही जो है गवर्नर जनरल को माने सहायता करता था। तो ये 4 हो गया। दोस्तों इसी एक्ट के तहत जो है हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। वो कब, 1774 में कलकत्ता में। और इसमें जो है 3
अन्य जो था न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश था। तो 3 अन्य और मुख्य न्यायाधीश को याद रखिएगा दोस्तों। इल्जा इम्पे जो है मुख्य न्यायाधीश था, इम्पे, और अन्य न्यायाधीश क्या था, तो हाइडा था और लिमेस्टर था और एक चैम्बरलिन था। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में कुछ जानकारी लेंगे दोस्तों। पिट्स जो था वहाँ के पीएम का नाम था, जो 1784 में इनके नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था दोस्तों। इसके अनुसार जो है क्या क्या हुआ, तो दोस्तों इसके अनुसार जो है कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। यानी व्यापारिक कार्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल देखता था, और राजनीतिक कार्यों को जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था यानी नियंत्रक मंडल। तो बीओसी और डीओसी की स्थापना जो है पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ही लागू हुआ दोस्तों। इसी के तहत जो है कंपनी के कर्मचारी को उपहार लेने और देने हेतु प्रतिबंध कर दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य संख्या जो है पहले 4 था, जो हम नाम बताए हैं, मानसेन, वारवेल, इस टाइप का जो नाम है 4 हम बताए हैं, वो उसके स्थान पे जो है 3 कर दिया गया, 1 को हटा दिया गया दोस्तों। कंपनी की भ्रष्ट कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की भी स्थापना किया गया इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोस्तों। अब 1793 का चार्टर एक्ट जो है यह पहला चार्टर एक्ट था, और इसके द्वारा जो है कंपनी को कानूनी रूप से 20 वर्षों तक के व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। यानी अब फिर 93 के बाद 13 आएगा, तो वही 13 आएगा। 13 के बाद जो है कब आया, 33 आया, 33 के बाद 53 आया। तो इस तरह से जो है 20 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया। और दोस्तों अब इसके थ्रू क्या हुआ दोस्तों, इसके थ्रू जो है यहाँ जो भी कर्मचारी था उसका वेतन भत्ते जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय कोष के दिए जाने का प्रावधान किया गया। यानी भारतीय कोष से दिया जाएगा, समझे। इससे पहले जो है ब्रिटिश कोष से दिया जाता था। तो इसके तहत क्या, तो ये माने भारतीय कोष से सारा पैसा खर्चा अब स्टार्ट हो गया दोस्तों। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ, तो दोस्तों यह चार्टर एक्ट जो है एडम स्मिथ के विचारों से प्रभावित था। ये बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अगर पूछ दे कि 1800 कौन सा एक्ट जो है एडम स्मिथ के विचारों से प्रभावित था, तो यही 1813 के चार्टर एक्ट, यानी एडम स्मिथ के विचारों से प्रभावित था ये 1813। यानी वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ का जो किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, इससे प्रभावित था, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं दोस्तों। इस एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी भारत में आकर व्यापार कर सकती थी, परंतु अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 स्थानों पर एकाधिकार प्राप्त था। यानी दोस्तों कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन 2 को छोड़कर, चीन के साथ जो व्यापार होता था उसको छोड़कर, और चाय के व्यापार के साथ। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपसे पूछा आइए चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ जो व्यापार था वो कब समाप्त कर दिया गया, तो अगला एक्ट जो 1833 आया उसमें कंप्लीट समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ईस्ट इंडिया का जो ब्रिटिश था उसको एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो आप 1813 मारिएगा, 33 मत मारिएगा। क्योंकि मोनोपोली जो होता है अगर आप थोड़ा सा भी उसमें कमी कर दिए तो मोनोपोली ख़त्म हो गया। तो इसीलिए कहा है कि ये बीपीएससी में कन्फ्यूजन क्वेश्चन पूछा गया है। 1813 आंसर इसका होता है कि अगर पूछ दे कि कंपनी को कब मोनोपोली समाप्त हो गया, तो मोनोपोली जो है 1813 में, लेकिन कंप्लीट मोनोपोली जो है 1833 में समाप्त हुआ था दोस्तों। इसके तहत जो है प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख खर्चा करने का भी प्रावधान किया गया, और इसी के तहत जो है ईसाई मिशनरियों के माध्यम से धर्म प्रचार की शुरुआत भी हुआ। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों पर ब्रिटिश सम्राट अथवा संसद का अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। यानी ये जो भी बनता था तो पहले वहाँ से अनुमोदन कराना अनिवार्य कर दिया गया। तो ये सारा चीज़ है। अगर आपको उसमें कुछ भी आता है तो वीडियो को रोक कर आप ज़रूर लिख लीजिए, काहे कि बहुत ही अच्छा चीज़ इसमें बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, तो ये 352 है दोस्तों। कैबिनेट जिसको हम बोलते हैं ये एक ही बार प्रयोग हुआ है 352 में दोस्तों। 74 क्या है, 74 आर्टिकल जो है क्या है, 74 में क्या होता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया, और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान था कौन था, पीएम है। तो ये
74 में है। दोस्तों एक और आर्टिकल है 78, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसके तहत जो है प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि यह सारा सूचना जो है राष्ट्रपति को दिया जाए। दोस्तों 76 में क्या है, तो अटॉर्नी जनरल है जिसको महान्यायवादी बोलते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर ही काम करता है। अनुच्छेद 356 तो आप लोग जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया? तो दोस्तों किस लोकसभा के चुनाव के बाद, तो ये 1989 के बाद जो है। इससे पहले जो है 1989 से पहले एक दलीय था, यानी हमेशा कांग्रेस ही पीएम बनता था, लेकिन 1989 के बाद जो है मिली जुली सरकार बनने लगा। मिली जुली सरकार यानी एक दलीय प्रभुत्व का कम हो गया, तो 1989 होगा। भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है BS रामा देवी थी। कौन था? BS रामा देवी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने नया पंचायत बनाने की सिफारिश की? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों हम लोग जानते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी कब बना था? 1957 में। अशोक मेहता 1977 में। तो ये ही अशोक जो है 1978 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी और जिसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया और इसमें जो है ये क्या नया पंचायत बनाने की सिफारिश की गई थी। ये अशोक मेहता, ये जो है तीन स्तर का पंचायती राज व्यवस्था किया गया। दोस्तों GVK राव कमेटी कब आया? तो 1985 में आया है। और सरकारी आयोग जो है ये राज्य और केंद्र से संबंध के बारे में सरकारी आयोग। अगला क्वेश्चन है, मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? तो सर्वाधिक कमी जो है कि किसकी है? दोस्तों जस्ता की है। जस्ता की है और जस्ता के कारण ही फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और तेज़ी से विकसित होती है, लेकिन यही सबसे कम है। अगला है बादाम पहाड़ी, अयस्क है, लोह के लिए फेमस है। तो ये कहाँ है बादाम पहाड़ी? तो दोस्तों बादाम पहाड़ी जो है उड़ीसा में है। डल्ली राजहारा, तो डल्ली राजहारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये सब बढ़िया क्वेश्चन है। केंद्रमुख की पहाड़ियाँ जो है कर्नाटक में है और नोआमुंडी जो है झारखंड में है। अगला है 1 और 2 में मिलाना है, कुंचिकल जलप्रपात। तो दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात जो है शिमोगा में है जो कर्नाटक में है। और बरेही पानी जलप्रपात मयूरभंज में है जो उड़ीसा में है। और नोहकालीकाई जलप्रपात तो ईस्ट खासी हिल में है जो मेघालय में है। और केवटी जलप्रपात ये कहाँ है? रीवा में, मध्य प्रदेश में है। अगला है अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिका निम्नलिखित में से किसके किस्म है? तो दोस्तों ये जो किस्म है ये किसका किस्म है? तो ये कॉफ़ी का किस्म है। दोस्तों भारत में उत्तर किस्म की अरेबिका काफ़ी उत्पादन होता है। तो भारत में किस किस्म की कॉफ़ी होता है? तो ये अरेबिका कॉफ़ी होता है। दोस्तों देश में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है और कर्नाटक देश का 2/3 कॉफ़ी का उत्पादन अकेले करता है। कौन? कर्नाटक। केरल मत मारिएगा, कर्नाटक। अगला है निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिजात जनजाति समुदाय नहीं है? तो कौन सा है? तो जहाँ जनजाति समूह, दोस्तों ये दिल्ली है। अगला है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ है? तो किस संबंध में हुआ है? तो दोस्तों तो ये रॉलेट सत्याग्रह के में हुआ था। दोस्तों आप लोग जानते हैं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में ही सत्याग्रह चलाने के लिए 24 फरवरी 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की और 9 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल और कुचलू ने किया था और दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी गिरफ्तारी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजन किया गया। कब? 13 अप्रैल 1919 को। और इसी में जो है पंजाब के सैन्य अधिकारी जो है जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी। तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विरुद्ध में हुआ था।
अगला है लैंड होल्डर सोसाइटी। दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी जो है द्वारकानाथ टैगोर ने कलकत्ता में स्थापना किया था, और कब? 1838 ईस्वी में। तो ये लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो दोस्तों ये विलियम एडम किया था। कौन? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और लंदन में किया था, और कब किया था? 1839 ईस्वी में। और इंडिया सोसाइटी जो है, इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस ने कब किया था इंडिया सोसाइटी? तो इंडिया सोसाइटी जो है 1872 में किया था। और इंडियन एसोसिएशन जो है एस एन बनर्जी ने किया था कब? 1876 में। और ये भी बोला जाता है कि कांग्रेस से पूर्व का ये संगठन था। अगला है अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? तो ये बाबर ने करवाया था। अगला है अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। दोस्तों अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के राजकाल में आया था। दोस्तों इसमें हम बहुत अच्छा फैक्ट बताते हैं, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। दोस्तों अगर देवराय प्रथम के बारे में पूछ दिया जाए तो निकोलो कांटे आया था। निकोलो कांटे, देवराय प्रथम, ये कहाँ का था? इटली का। निकोलो कांटे इटली का था। और दोस्तों अगर पूछ दे कि देवराय द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो दीनदीना था। कौन? दीनदीना। कृष्ण देव राय के समय कौन आया था? तो डोमिंग पयास और बारबोसा आया था। डोमिंग पयास और बारबोसा। दोस्तों अच्युत देव राय के समय कौन आया था? तो पुर्तगाली यात्री जो था नूनीज आया था। तो ये चारों को याद रखिएगा। देव राय के समय कौन आया था? निकोलो कांटे इटली। देव राय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक कौन था? दोस्तों ये फारस के जो शासक शाहरुख था उसका राजदूत था अब्दुल रज्जाक। और कृष्ण देव राय तो डोमिंग पयास और बारबोसा आया था। अच्युत देव राय तो नूनीज आया था। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे राक्षसी तंगरा का युद्ध, या तालीकोटा का युद्ध, या बन्नी हट्टी का युद्ध, ये तीनों का नाम जो है एक ही है। और क्या है, हम थोड़ा सा कहानी बताते हैं, आप जरूर समझ जाइएगा। दोस्तों ये तीनों जो है एक ही नाम है। तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ है। और किसके बीच में हुआ, ये बहुत स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बमनी में जो है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये चारों मिलकर जो है एक संगठन बनाता है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? अली आदिल शाह करता है। कौन? अली आदिल शाह। और इसी को जो है विजयनगर का उस समय शासक जो था, राजा था, राम राय था। और दोनों के बीच युद्ध होता है जिसमें राम राय हार जाता है। दोस्तों अगर पूछ दिया जाए कि ये संघ जो है इसमें कौन नहीं है, तो एक ही जो नहीं था, बरार नहीं था, बाकी बात चारों था। बरार इसलिए नहीं था कि इसको गोलकुंडा से दुश्मनी चल रहा था। तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, और सभी का नेतृत्व जो है अली आदिल शाह कर रहा था। और राम राय के बीच में युद्ध हुआ जिसमें राम राय मारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? तो रानी अभिलेख जो है किसको कहा जाता है? तो रानी अभिलेख जो है ये तीसरा लघु स्तंभ लेख को कहा जाता है। दोस्तों अशोक के स्तंभ लेखों में केवल ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग हुआ है। तीसरे लघु स्तंभ लेख को जारी करने वाले रानी कारुवाकी थी। रानी कारुवाकी, क्या नाम है? रानी कारुवाकी थी। और इसलिए जो है तीसरे लघु स्तंभ को रानी अभिलेख कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया था? तो कौन था? तो दोस्तों ये गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो जारी करता है दोस्तों, तो ये नियत न्यूनतम प्रणाली के अंतर्गत जारी करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है वो बताना है। तो प्रथम है पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम 51 से 55 चला था, 51 से 56। तो फर्स्ट सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब चला था? तो 61 से 66 चला, 61 से 66। तो ये गलत दिया हुआ है। इसमें कौन सुमेलित है? देखिए कौन सुमेलित है। फर्स्ट तो सही है, दूसरा का गलत है क्योंकि 61 से 66 है। इसमें क्या दिया? 66 से 71 दिया है, ये गलत है। छठी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ? तो 80 से 85, ये भी सही है।
और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 7 है, तो ये भी सही है। जैसे 51 से 56 फर्स्ट है, दूसरा क्या है 56 से 61 है, तीसरा क्या है 61 से 66 है, चौथी जो है 66 3 साल नहीं हुआ 69 से 74 है, पंचमी जो है 74 से 78 है, 4 वर्ष का था, और छठी जो है 80 से 85, 85 से 90, और 92 से 97, और 97 से 2002 है, 2002 से 2007 है 10वीं, 11वीं 7 से 12, अब 12वीं जो है 12 से 17 है। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो तीसरा सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। अगला है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है पटना में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले या पहली व्यक्ति थे। तो कौन थे, तो ये उदय शंकर थे। कौन, उदय शंकर। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो कहाँ स्थापित किया गया है, तो दोस्तों ये केरल में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। तो दोस्तों भूटान ने रूबेला किस बीमारी को कहते हैं, खसरा को सफल उन्मूलन की घोषणा की है। अब भूटान में कोई भी व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित नहीं है। तो रूबेला खसरा को बोलते हैं, और ये भूटान है। अगला क्वेश्चन है इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया। तो कब लॉन्च किया, तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया। कब, 14 जुलाई 2023 को। दोस्तों इसका हम शॉर्ट वीडियो बनाए हुए हैं, और बहुत शॉर्ट वीडियो का पिक्चर डाले हैं। अब अगर आप वो देख लेते हैं तो सारा चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा। और करंट में भी बताए हैं दोस्तों, एक वीडियो है करंट का जिसमें हम बहुत ही डिटेल से बात किए हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का कि अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री का अनफिनिश्ड किसका माने कौन लेखा है। तो प्रियंका चोपड़ा जोनस। अगला है अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ा देता है। तो कौन सा हार्मोन है, तो दोस्तों ये एरिथ्रोपोइटिन है। एरिथ्रोपोइटिन, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एरिथ्रोपोइटिन जो है अस्थि मज्जा में आरबीसी को बढ़ा देता है। यानी हम लोग जानते हैं कि आरबीसी का निर्माण जो है बोन मैरो में होता है, वही अस्थि मज्जा। E300 का सामान्य नाम बताइए। दोस्तों E300 का सामान्य नाम जो है क्या है, विटामिन सी है, और इसका और नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला है इनमें से कौन सा यौन संचारण रोग विषाणु जनित होता है। तो कौन सा है, तो दोस्तों मस्सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है, मस्सा। अगला है पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिका संरचना वाले पादप आते हैं। तो दोस्तों पादपों के थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत जो है सबसे साधारण केंद्रिका संरचना वाले पादप आते हैं, और इनके जनन तंत्र जो है अस्पष्ट होते हैं, इसलिए जो है इन्हें क्रिप्टोगैम भी कहते हैं। तो क्रिप्टोगैम भी कहते हैं इसको, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो जनन तंत्र होता है ना अस्पष्ट होता है, इसलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। तो कौन से पौधे में, तो ये देवदार में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है। तो बहुबीजी फल कौन नहीं है, तो लीची जो है बहुबीजी फल नहीं है। अगला है एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। तो कौन है, तो ये हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड जो है पीछे की तरफ उड़ सकता है। अगला है किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो किस में, तो ये पेप्सिन को। दोस्तों पेप्सिन एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए HCl की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पेप्सिन एंजाइम जो है भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करती है। और दोस्तों प्रोटीन का पाचन की शुरुआत जो है आमाशय से शुरू हो जाता है, और कंप्लीट डाइजेशन जो है छोटी आंत में होता है। दोस्तों कंप्लीट पाचन तंत्र किस रस को कहा जाता है, तो आग्नेय रस को कहते हैं। और पेट में है कौन रस निकलता है, तो जठर रस। अगला है निम्नलिखित में से किस समीकरण का संवेग की गणना की जाती है। तो किस समीकरण का, तो ये संवेग बराबर mv होता है। दोस्तों संवेग काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है
p²/2m फॉर्मूला याद रखिएगा। हाफ mv² तो सभी याद रखता है, लेकिन k²/p²/2m याद रखिएगा। किसको मापने के लिए गोमोमीटर का उपयोग होता है? किसको मापने के लिए? तो ये पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन को मापने के लिए। अगला है भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसके संदर्भित करते हैं? तो किसके संदर्भित करते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को जो है ये केंद्रित करता है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? तो कौन सा है जो अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? तो दर्शी दर्पण में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग जो है सर्च लाइट, टॉर्च, सोलर कुकर, हेडलाइट, दांत के डॉक्टर के लिए, सौर भट्टी में, ये सारा जगह जो है यह अवतल दर्पण यूज करते हैं, तो पश्चदर्शी में नहीं यूज करते हैं। अगला है व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है? तो किसके मापन से किया जाता है? तो ये प्रतिरोध मानों को माप से किया जाता है, प्रतिरोध के। अगला है सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो विलियम कैरियर के द्वारा किया गया, विलियम कैरियर के द्वारा। अगला है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जो है क्या कहा जाता है? तो लवण जल कहते हैं। अगला है मेंडली की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? तो किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये नोबल गैस जिसको बोलते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1800 ये उत्कृष्ट गैस है। दोस्तों 1869 में ये लाया था। अगला है कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो किसका? तो ये ग्रेफाइट का। अगला है डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है, किसका प्रयोग? तो ये एथेनॉल का। अगला है 5 से 8 एस्टिक एसिड को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसको जो है सिरका कहा जाता है, सिरका जो है सिरका कहा जाता है। दोस्तों एस्टिक एसिड का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH, CH3COOH। और इसका जो है IUPAC से नाम जो है एथेनोइक अम्ल होता है और यह एक कार्बनिक अम्ल है। एस्टिक एसिड के 5 से 8% घोल को जो ही सिरका कहते हैं। डैश आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो स्टेबलाइजर के रूप में स्टेबलाइजर है जिसमें हम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जो हम लोग घर में भी यूज करते हैं वही स्टेबलाइजर है। तो कह रहा है कि एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग करते हैं आइसक्रीम में, तो कौन है? तो ये जिलेटिन है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि चॉकलेट खाने से हमको हानिकारक होता है, माने घातक साबित हो सकता है, तो चॉकलेट में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है शीशा है, जिंक है या निकेल है, क्या है? दोस्तों मैथ का हम एक वीडियो बनाएंगे, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट की कमी है, ऐसे मज़ा नहीं आता है, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज जावा है। अगला है कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर किए गए डाटा या इंस्ट्रक्शन डैश माने जाते हैं, तो क्या माने जाते हैं? तो ये इनपुट माने जाते हैं। अगला है स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के वर्णन के लिए उपयुक्त पद है, तो क्या है? तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, ड्रैग एंड ड्रॉप। नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है, तो क्या उदाहरण है? तो ये कर्मचारी का एड्रेस है। अगला है किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? डाउनलोड कहते हैं। अगला है प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो दोस्तों प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। अगला है किसी प्रेजेंटेशन को नए फाइल नेम में कैसे सेव करते हैं? तो कैसे सेव करते हैं? फाइल मेनू सिलेक्ट कर के सेव एज चूज किया जाता है और उसमें सेव करते हैं, सेव एज में।
अगला है एक्सेल के डैश में एक अधिक वर्कशीट होता है, तो किस में अधिक वर्कशीट होता है, तो वर्कबुक में अधिक वर्कशीट होता है। अगला कंपाइलिंग से डैश क्रिएट होता है, तो कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है, तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है। डैश में बटन और मेनू होते हैं जिनसे कॉमन रूप में प्रयुक्त कमांडों का शीघ्र एक्सेस हो जाता है, तो ये टूल बार होता है। अगला है वेबसाइट के पहले पेज को डैश कहते हैं, तो पहले पेज को जो है होम पेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वेब पेज में उस शब्द को क्या कहते हैं जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, तो उसको जो है हाइपरलिंक कहते हैं। अगला है मैनुअल से पता चलता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन से किया जाता है। अगला है पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए कौन सी डिस्क प्रयोग में लाई जाती है, तो सेटअप डिस्क प्रयोग में लाई जाती है। अगला है डैश कंप्यूटर को बताता है कि इसके कंपोनेंटों को कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। अगला है CDRW डिस्क है, तो CDRW डिस्क क्या है, तो CDRW डिस्क को इरेज और माने राइट और रीड भी कर सकते हैं, राइट और रीड दोनों कर सकते हैं, तो डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं, तो ड्रॉप डाउन मेनू किसको कहते हैं, पुल डाउन को। अगला है कंप्यूटर में डाटा डैश के रूप में स्टोर की जाती है, तो फाइलों के रूप में स्टोर की जाती है। अगला है टेबल कॉलम में संख्या समांतर डैश होती है, तो कितनी संख्या समांतर होती है, तो राइट अलाइंड होता है, लाइंड। अगला है मोडम है, तो दोस्तों मोडम क्या है, तो मोडम जो है क्या है, तो मोडम जो है ये कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है जो पारस्परिक टेलीफोन लाइनों में ट्रेवल कर सकते हैं, तो सी होगा। अगला है झारखंड राज्य के 22 जिलों को कितने प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। वर्ष 2022 में मानसून का आगमन विलंब से फसल आच्छादन में कमी होने का कारण किया गया है, तो कितने हैं, तो ये 226। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार 2023 डॉक्टर जनम सिंह सोय, सही है, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है वो पूछना है। गोल्डन बुक अवार्ड निवेदिता डोंग, सही है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मुनि देवी। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार विनोद कुमार, तो दोस्तों ये गलत है। दोस्तों इनको जो है 2022 में ही मिला था, इसलिए गलत है, 2022 में मिला था इनको। 23 का किसको मिला है मुझे मालूम नहीं है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला है मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना का लाभ उन कृषकों परिवारों को देगी, तो ये में है किसको किसको मिलेगा, तो ये जो है जैसे सुखाड़ से प्रभावित वैसे कृषक जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा जिनके द्वारा 2022 में खरीफ में बुआई नहीं की गई परंतु पारंपरिक रूप से पूर्व में ऐसे कृषि बुआई का कार्य करते रहे, तो ये सही है, इनको मिलेगा। सुखाड़ से प्रभावित कृषक जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा जिनकी फसल 33% से अधिक क्षति हो, इनको भी मिलेगा। भूमि कृषक मजदूर जिनकी कृषि आधारित आजीविका का साधन सुखाड़ से प्रभावित हुआ है, सभी, तो इसमें सभी आंसर हो जाएगा। अगला है देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रथम संथाली कथा संग्रह कुमुु किसकी रचना है, तो यह किसकी रचना है, तो यह बाल किशोर वस्तु की रचना है, वासु की रचना है। झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 3000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया। अगला है लातेहार जिला किस जिले से अलग होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया, तो किस जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया था, तो पलामू से। चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो चाचा के नाम से है कौन, बसंत कुमार तिर्की। झारखंड क्षेत्र के किस आंदोलन से जतरा उराव संबंधित था, तो किस आंदोलन से, तो ताना भगत आंदोलन से। सुमिलित करना है। तो कोयला कहाँ मिलता है ज़्यादा, धनबाद में। लोहेस्क के लिए कौन फेमस है, तो पश्चिमी सिंहभूम। अबरक के, तो अबरक जो है कडरमा है और बॉक्साइट लोहरदगा। अगला है राज्य विधानसभा गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये जो है ये अनुच्छेद 170 के तहत। अगला है लवालोंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है, तो किस जिले में किया जाता है, तो ये कोडरमा जिले में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? तो सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कौन है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम। अगला है, झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव को दौरान पूजा की जाती है? तो ये साल वृक्ष। अगला है, 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह डैश पर आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो JSCA बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जिसका फुल फॉर्म होता है, और 12 जनवरी 2011 को रांची शहर में हुआ था। पहले का क्वेश्चन है, पहाड़ी दूध और ढेलका किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो खरिया जनजाति की। अगला है, भगत पर्व डैश में मनाया जाता है? तो भगत पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये सरना मंदिर में मनाया जाता है। अगला है, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो किस क्षेत्र में? तो ये लोहरदगा में। अगला क्वेश्चन है, किन चट्टानों के धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? किन चट्टानों का? तो ये धारवाड़ युगीन चट्टानों को। अगला है, समुद्री स्तर से बोकारो जिला की औसत ऊंचाई क्या है? तो औसत ऊंचाई क्या है दोस्तों? ये सब फैक्ट है, डायरेक्ट याद रखिएगा, 210 मीटर है। ग्राम न्यायालय में कितने सरपंच और न्यायपालिका हैं? तो कितने हैं? तो ये 8। अगला है, भारत ने ओलंपिक्स में अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता है? तो किस वर्ष जीता? तो दोस्तों 1928 में एम्स्टर्ड ओलंपिक में जयपाल सिंह ने कप्तान में जो है भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। कब? 1928 में ही। अगला है, मुख्यमंत्री लाडली योजना किन के लिए है? तो किन के लिए है? तो ये BPL कन्याओं के लिए है। अगला है, छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? छिन्नमस्तिका मंदिर जो है रजरप्पा में स्थित है। और ये कहाँ है? रामगढ़ जिला में। झारखंड में प्रथम टोम्बा विगलन केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों ये घाटशिला में है। अगला है, कौन सा कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? तो कौन सा कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? तो गोंड। अगला है, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कब स्थापित किया गया? तो एल्युमिनियम उद्योग जो है ये 1938 में स्थापित किया गया था। कहाँ? रांची के निकट मुरी में स्थापित किया गया था। रांची के निकट मुरी में। और उत्पादन क्षमता कितना था? 1,60,000। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया में भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? तो ये शेख भिखारी। निम्न में से कौन सा बोकारो में स्थित नहीं है? तो कौन सा बोकारो में स्थित नहीं है? तो पंचायत हाइड्रो पावर स्टेशन बोकारो में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है ये दोस्तों? ये कहाँ स्थित है? तो ये धनबाद में स्थित है, धनबाद जिले में। बाकी बात सब सही है। अगला है, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित, तो इसका कौन आंसर हो जाएगा? तो ये धनबाद हो जाएगा, जो ईंधन अनुसंधान संस्था है धनबाद में। अगला है, 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे राज्य के कैमा मुख्यमंत्री है? दोस्तों ये 11वां मुख्यमंत्री है। अगला है, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए थे? तो कौन थे? तो ये जो थे ये बुद्धू भगत थे। कौन थे? बुद्धू भगत। अगला है, मुंडा का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? तो कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? तो बा पर्व। अगला है, झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना की शुरू किया गया है? तो किस शहर में? तो ये घाटशिला में। अगला है, छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी? तो छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति जो है 1858 से 1959 के बीच में हुआ था। सरायकेला की मिट्टी किसकी लय के साथ जीवंत है? तो किसके लय के साथ जीवंत है? तो छऊ के साथ जीवंत है। जावा उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों जावा उत्सव जो है किनके द्वारा मनाया जाता है? तो ये विवाहित महिला द्वारा मनाया जाता है। अगला है, किस खदान से टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? दोस्तों ये नोआ मुंडी है। दोस्तों अगर मेरा पूरा प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो मैं झारखंड का प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बहुत डिटेल्स बात कर चुका हूं, इसीलिए हम सिर्फ आंसर बताते हैं और आगे चलते हैं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो।
अगला है बाल गरीब समृद्धि योजना किनके लिए है। तो दोस्तों बाल गरीबी समृद्धि योजना जो है दोस्तों ये योजना जो है माता और नवजात के लिए है। अगला है निम्न में से किस रूप में मोंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसो बागा है। दोस्तों मोंडा की कहानी सोसो बागा जो है गीत के रूप में प्रसिद्ध है। किस रूप में? गीत के रूप में। अगला है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ। तो दोस्तों 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ और इस अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया है। और इस अधिनियम को जो है ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने कराया था। जॉन एच हॉफमैन ने ब्लूप्रिंट कराया था। दोस्तों इसमें कुल 19 अध्याय और 271 धाराएँ हैं और इसका ब्लूप्रिंट कौन कराया था? तो जॉन एच हॉफमैन, इसको याद रखिएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1908। चलिए दोस्त आज इतना ही दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप कोई राय भी देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।